ठीक है, ये टाइम हो गया है, अब हम क्लास शुरू करेंगे। उसके पहले ये मंत्र मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मंत्र है, मैं यहाँ से बोल दूंगा, बाकी आप लोग जो है अपनी अपनी जगह पे बोल सकते हैं। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय शर्वामय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 ही। अभी हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने किडनी के बारे में पढ़ा था और किडनी के हमने अलग अलग पार्ट्स जो है उनका अध्ययन किया था। किडनी में हमने जो है रीनल कॉर्टेक्स, फिर हमने रीनल मेडुला, इसके बाद हमने रीनल पिरामिड, फिर रीनल पेपिला, और उसके बाद माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल आर्टरी, रीनल वेन के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये हमने कुछ जो है बड़े स्ट्रक्चर्स जो किडनी के अंदर होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अभी हम जो है किडनीज के अंदर जो छोटे स्ट्रक्चर हैं, जो मेन फिल्ट्रेशन का काम करने वाले किडनी के अंग हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम नेफ्रॉन की शुरुआत करेंगे और नेफ्रॉन को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेफ्रॉन को समझे बिना जो है किडनी से संबंधित बीमारियों को हम ठीक ढंग से ठीक करने में थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इसको जितना बारीकी से हम समझेंगे उतना ही बहुत अच्छा है। नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन गुर्दे की बुनियादी कार्यात्मक इकाई है जो कि रक्त को फिल्टर करने और शरीर के जो बॉडी फ्लूइड है उनको रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। हर किडनी में जो है लाखों नेफ्रॉन होते हैं, जो कि दो जगह पर मुख्य रूप से होते हैं। एक तो हमारे रीनल कॉर्टेक्स में और दूसरा रीनल मेडुला में। उनके कुछ कुछ भाग जो हैं, कुछ भाग जो है रीनल कॉर्टेक्स में होंगे और कुछ जो है रीनल मेडुला में होंगे। तो नेफ्रॉन के दो इंपॉर्टेंट भाग हो जाते हैं, एक होता है रीनल कार्पस्कल और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पस्कल के लिए पिक्चर आपके सामने मैं रखूंगा तो उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जहां मेरा कर्सर है यहाँ पर आप ध्यान दें कि ये जो एक कैप्सूल के जैसी रचना है, यहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल जो कि आर्टरी के माध्यम से ब्लड लेके आते हैं और ये कैप्सूल के अंदर जाके ब्लड को छाना जाता है और यहाँ से फिर ये एफरेंट आर्ट्रियोल के माध्यम से आगे निकल जाता है। तो ये जो एरिया है ये रीनल कार्पस्कल कहलाता है, रीनल कार्पस्कल। तो ये एक आपको डायग्राम समझने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। अब हम इसकी डिटेल समझेंगे ये क्या होता है और कैसे काम करता है। रीनल कार्पस्कल में दो मुख्य रचनाएं होती हैं, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। इसके लिए थोड़ा सा हाँ, ये जो कैप्सूल की रचना है आप इमेज में देखें, यहाँ पर जो कैप्सूल जैसी रचना ये हो गया बोमन कैप्सूल। ठीक है, और ग्लोमेरुलस किसे कहेंगे? ये जो यहाँ पर आर्टरीज का जो गुच्छा है ना, यहाँ पर आके जो गुच्छा है इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये बोमन कैप्सूल होगा। और इन सभी एरिया को, जो यहाँ पर कैप्सूल के आसपास का जो एरिया है, ये जो एरिया है इसे हम रीनल कार्पस्कल कहते हैं। ठीक है,
ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है जो कि एफरेंट आर्ट्रियोल द्वारा जो है उसको ब्लड की आपूर्ति की जाती है और एफरेंट आर्ट्रियोल द्वारा वह आगे निकल जाता है। यह रक्त के फिल्टर एरिया के रूप में कार्य करता है। ये पिक्चर में आपको समझ में आएगा। ये इसका एक व्यू है जिसमें आप देखिए यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल, जहां मेरा कर्सर है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ पर आके ये फिल्टर होगा और फिर ये आगे फिल्टर होके निकल जाएगा। तो यह रक्त के फिल्टर एरिया के रूप में कार्य करता है। और ये जो हम देख रहे हैं ऐसे लाखों नेफ्रॉन होते हैं, उन एक नेफ्रॉन की हम ये संरचना को पढ़ रहे हैं। बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस को घेरता है और ग्लोमेरुलस के माध्यम से रक्त को फिल्टर किए जाने पर उत्पन्न होने वाले जो फ्लूइड है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। ये शब्द अभी आगे बार बार आएगा, फिल्ट्रेट। तो आपने जो है रक्त को फिल्टर किया और फिल्टर करने के बाद जो मटेरियल निकलेगा वो फिल्ट्रेट कहलाएगा। उस उस फ्लूइड के अंदर जो है कई तरह के केमिकल होंगे, तो उसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे। फिल्टर करने के बाद जो केमिकल निकलेगा यूरिन के रूप में, उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। तो इसमें रीनल कार्पस्कल के अंदर तो मेजर चीजें हैं। एक है रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये हम अभी नेफ्रॉन के बारे में समझ रहे हैं। तो नेफ्रॉन क्या जो मिलके बनेगा, एक तो रीनल कार्पस्कल से मिलके बनेगा, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? यह जो ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पर देखिए, ये बोमन कैप्सूल से जो निकलेगी इस तरीके से, जो ट्यूब के फॉर्म में जो आगे जा रही है, ये सारी ट्यूब्यूल्स कहलाएंगी, ठीक है। अब इनके जो बोमन कैप्सूल के जो नजदीक है वो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म इसका है पीसीटी, ठीक है। और जो दूर पर स्थित है उसको हम डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो एक तो मेजर पार्ट हो गया ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है, बोमेन कैप्सूल हो गया, रीनल कार्पस्कल कह लीजिए उसको, एक बड़े व्यापक रूप में अगर देखना चाहें तो इसको हम रीनल कार्पस्कल हो गया। दूसरा हो गया रीनल ट्यूब्यूल्स। इसमें कई सारे ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं आपकी, पीसीटी है, डीसीटी है, कलेक्टिंग जो है ट्यूब्यूल्स है, लूप ऑफ हेनले है, इस तरीके से। कुमेल जी, आपने जो है प्रेजेंट कुछ कर रहे हैं, आप उसको स्टॉप कीजिए। बीच में क्लास डिस्टर्ब ना करें, है ना, सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर क्लास का फ्लो भी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक हो गया रीनल कार्पस्कल। रीनल कार्पस्कल के अंदर आएगा ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस में बहुत सारी जो एफरेंट आर्ट्रियोल हैं, जो कि आर्टरीज के माध्यम से छोटी छोटी आर्टरीज आएंगी, वो एक गुच्छे के फॉर्म में बोमन कैप्सूल के अंदर होंगी। उनसे फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल के माध्यम से यूरिन जो है रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रवेश करती है। तो ये नेफ्रॉन के दो मेजर पार्ट हो गए, एक हो गया रीनल कार्पस्कल, दूसरा हो गया रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे, बाद में फिर हम धीरे धीरे उसको और डीप जाएंगे। रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है? एक लंबी मुड़ी हुई नलिका होती है जो कि बोमन कैप्सूल से शुरू होती है और कई सेगमेंट में ये डिवाइड होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, इसका शॉर्ट फॉर्म आप याद रखिए पीसीटी। कभी कभी रिपोर्ट्स जब आप देखेंगे तो उसमें पीसीटी वर्ड आ सकता है, ठीक है, पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। गाड़ी लेके आते हैं, कोई तो सुविधा नहीं हो जाती है। बोला मैं,
ठीक है, आगे बढ़िए। दोनों लोगों को रिमूव कर दिया है जो क्लास में डिस्टर्ब कर रहे थे। अब हम आगे देखते हैं। तो एक हो गया पीसीटी, दूसरा है इसमें लूप ऑफ हेनले है, इसी का पार्ट है ये। रीनल ट्यूब्यूल्स के सेगमेंट हैं अलग अलग। तो ये कौन कौन से सेगमेंट से मिलकर बनी है? तो पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया। लूप ऑफ हेनले में हम दो चीजें देखते हैं, एक तो असेंडिंग और डिसेंडिंग। या पिक्चर में आप देखेंगे यहाँ पर, जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ देखिए, ये है यहाँ पे है। तो ये होगा डिसेंडिंग पार्ट, इसका डिसेंडिंग सेगमेंट। और ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये असेंडिंग सेगमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देखें, ये लूप ऑफ हेनले है। जब नीचे की तरफ ये जो नली है, इसको डिसेंडिंग लिम्ब बोलेंगे लूप ऑफ हेनले का। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है। और क्या है इसमें? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसको जो है टीसीटी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद है कलेक्टिंग डक्ट। तो इन चीजों से मिलके ये बनती है। थोड़ा सा हम जानेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बारे में। पीसीटी अधिकांश फिल्टर किए गए पानी को पुनः अवशोषित करने और रक्त प्रवाह में जो फिल्ट्रेट है उसमें से कुछ जो जरूरी पानी है उसको वापस लाने के लिए भी ये जिम्मेदार रहती है। दूसरा है लूपा फेनले का काम जो है गुर्दे के जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हैं, बॉडी के जो फ्लूइड हैं, उनको जो भी पीसीटी के माध्यम से जो यूरिन फॉर्म होगा, जो फ्लूइड फॉर्म होगा वो आएगा, तो उसको कंसंट्रेटेड करने का काम ये करते हैं। और जो आगे जाके फिर जो है कलेक्टिंग डक्ट के माध्यम से कुछ चीजों को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स क्या है? ये डीसीटी जो है आयंस जो है, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, इन सबको जो है संतुलन करने के लिए एब्जॉर्बिंग करना, रीएब्जॉर्बिंग करना, सीक्रेट करना, इसका काम है। कुछ चीजों को निकालना और कुछ चीजों को रीएब्जॉर्ब करना, ये डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का काम होता है। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती हैं? कलेक्टिंग डक्ट जो है कई नेफ्रॉन से जो है यूरिन को कलेक्ट करती हैं। और एडीएच, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, जब काम करता है तो ये पानी को फिर से रीअब्जॉर्ब करना, सोडियम को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। तो एडीएच का इसके ऊपर कंट्रोल रहता है, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। ठीक है। और यूरिन को कंसंट्रेट करने का ये कार्य करते हैं। नेफ्रॉन का क्या काम होता है? नेफ्रॉन का प्राथमिक कार्य है रक्त को फिल्टर करना और जो भी वेस्ट मटेरियल है, एक्सिस आयन है, उनको जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकालना। फिल्टर तब होता है जब रक्त जो है ग्लोमेरुलस के माध्यम से बहता है, जहां पर पानी, आयन, ग्लूकोज और वेस्ट मटेरियल जैसे जो भी छोटे जो अणु हैं या एलिमेंट हैं, उनको जो है फोर्स आउट कर दिया जाता है। जैसे ही फिल्ट्रेट, जो भी फिल्टर करने के बाद जो बचेगा वह फिल्ट्रेट रीनल ट्यूब्यूल से होकर गुजरेगा। तो उसमें से जो जरूरी आवश्यक चीजें हैं उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो जरूरी नहीं है उनको बाहर आगे सीक्रेट कर दिया जाएगा। और क्या काम है इनका? कि ये यूरिन की कंसंट्रेशन और कंपोजिशन को बनाने का है, रीएब्जॉर्प्शन का है, सीक्रेशन का है और हार्मोन्स कंट्रोल करने का भी इनका काम रहता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नेफ्रॉन शरीर के बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और बॉडी के होमियोस्टेसिस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम भी करते हैं, जो कि इनका मेन काम है। ये एक ओवरव्यू हो गया। अभी हम जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आपको एक मैं थोड़ी सी जानकारी दूं। हमारे जो आर्टरीज हैं उनके अंदर काफी ज्यादा प्रेशर होता है। तो यहाँ पर जो ब्लड फिल्टर होता है वो प्रेशर के थ्रू होता है। तो एक तरफ से जैसे ब्लड आया, यहाँ पर एक कोई लेयर है, ठीक है, उस लेयर पे प्रेशर के साथ ब्लड गिरेगा, तो जो भी मटेरियल है वो नीचे
पीसीटी के माध्यम से नीचे आ जाएगा। जो छोटे छोटे चीजें हैं वो नीचे निकल जाएंगी, जो बड़े हैं जैसे प्रोटीन्स हैं या दूसरे कुछ आयन हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे और वो आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो जो बारीक चीजें हैं वो छनकर नीचे आ जाती हैं। बाद में अगर कुछ बीमारियां हैं जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह है या ऐसी कुछ बीमारियां जिनमें जो है लूज हो जाती है, जो छलनी है ना वुमन कैप्सूल वगैरह उसके अंदर, तो फिर प्रोटीन भी बाहर आने लगता है। तो ये जो है फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है, जैसे कि हम आप गांव में देखते होंगे या शहरों में भी देखते हैं कि पानी जब गंदा आता है तो एक कपड़ा लगा देते हैं किसी बर्तन के ऊपर। उस बर्तन में जैसे ही वो हम पानी गिरता है तो मोटे मोटे जो कंकड़ पत्थर वो तो ऊपर रह जाते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आगे नीचे निकल जाती हैं। तो यही प्रक्रिया होती है हमारे वुमन कैप्सूल के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, कि वो जैसे प्रेशर गिरता है तो फिल्टर होके जो बड़ी बड़ी मेजर चीजें वो तो ब्लड में रह जाएंगी, बाकी की जो खराब चीजें हैं, जो कई बार बहुत छोटी जरूरी चीजें भी निकल जाती तो उनको बाद में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करते हुए जाएंगे। रीनल कार्पस्कल नेफ्रॉन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि फिल्टर करने और यूरिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। रीनल कार्पस्कल मुख्य रूप से रक्त के प्राइमरी फिल्ट्रेशन और फिल्ट्रेट के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। तो जो प्राइमरी फिल्ट्रेशन होता है वो यहीं पर ही होता है। ठीक है, तो प्राइमरी फिल्ट्रेशन और फिल्ट्रेट यानी कि जो बचा हुआ मटेरियल है वो फिल्ट्रेट कहलाएगा, जो फिल्टर होने के बाद निकलेगा, तो फिल्ट्रेट के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। रीनल कार्पस्कल के कुछ मुख्य घटक और उसके कार्य हम यहाँ पर देखेंगे। तो रीनल कार्पस्कल में हमने देखा था एक मेन घटक है ग्लोमेरुलस, जो कि एक फिल्ट्रेशन का मेन पार्ट है। ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ स्मॉल वेसल्स यानी कि छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क है, किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर, जिसे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कहा जाता है। और इसमें जो है एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल शामिल है। एफरेंट मीन्स आर्टरी से जब ब्लड आता है और फिर फिल्टर होने के बाद जब वो वापस जाएगा तो वो किससे जाएगा, इफरेंट आर्टरियोल, यानी कि एक है पास आना और दूसरा है दूर जाना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं जिसमें एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल शामिल होते हैं। यह रीनल कार्पस्कल में फिल्ट्रेशन का काम करता है और ये एरिया है फिल्ट्रेशन का। रक्त जो है एफरेंट आर्टरियोल के माध्यम से ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है और इफरेंट आर्टरियोल के माध्यम से बाहर निकलता है। ग्लोमेरुलस के भीतर उच्च दबाव पानी, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज और वेस्ट मटेरियल जैसे छोटे अणुओं को रक्त से गुर्दे की नलिकाओं में फिल्टर करने की अनुमति देता है। गुर्दे की नलिका मीन्स जो है पीसीटी है, डीसीटी है, कलेक्टिंग डक्ट है, उनसे संबंधित है। तो ये हो गया ग्लोमेरुलस। अभी हम देखेंगे बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस एक जो है डबल वॉल्ड एपिथेलियल कैप्सूल है, जो मैंने आपको बोला था ना कि एक झिल्ली रहती है जिससे कि वो छानने का काम होता है। तो डबल वॉल्ड एपिथेलियल कैप्सूल है जिससे ये घिरा रहता है, जिसे बोमन कैप्सूल कहा जाता है। बोमन कैप्सूल की आंतरिक परत पोडोसाइट नामक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। इसके लिए एक पिक्चर आपके सामने रखता है जो सभी समझना आसान हो जाए। ये देखिए, ये पिक्चर में आप देखेंगे, ये अपना माइक म्यूट कर लीजिए जिसका भी ऑन है। ये यहाँ पर जहां मेरा कर्सर है ध्यान दीजिए, ये है यहाँ पेराइटल लेयर। ठीक है, ठीक इसी लेयर के सामने आप देखिए ये पोडोसाइट सेल है। और इन्हीं पोडोसाइट सेल के आप देखो ये जो कोन जैसे कुछ निकले हुए हैं, इनको जो है इनके पैर कहा जाता है ना। तो ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं ये, है ना। ये जो है ये पोडोसाइट, और इसी ये जो लेयर है, ये जो लेयर मिलके जो बनेगी वो विसरेल लेयर कहा जाता है, जिसका हम आगे पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन होकर फिर ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के थ्रू यहाँ आगे निकल जाता है। ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, जहां मेरा कर्सर है, यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के थ्रू। यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा, ये इस झिल्ली के माध्यम से फिल्ट्रेशन होते हुए फिर ये आगे निकल जाएगा, कहाँ पे, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। ये सारी प्रोसेस जो है किसके अंदर होगी, ग्लोमेरुलस के अंदर। और ग्लोमेरुलस किसके अंदर है, बोमन कैप्सूल के अंदर है। और बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल मिलके क्या बनाते हैं, रीनल कार्पस्कल। आगे बढ़ते हैं। तो ये पोडोसाइट नामक जो ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल होती हैं, है ना, जिसकी पैर जैसी रचनाएं होती हैं, जिन्हें पेडिकल्स के रूप में जाना जाता है। जैसे मैंने अभी बताया पिक्चर में, ये जो पैर जैसी रचना है जिसको पेडिकल्स कह रहे हैं, ये रचनाएं होती जिससे कि फिल्ट्रेशन का काम होता है, जो कि ग्लोमेरुलर यानी कैपिलरीज के चारों ओर अपने आप को लपेटती हैं। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल के बीच के स्थान को बोमन स्पेस के रूप में जाना जाता है। इसको समझेंगे, बोमन स्पेस, ये आपको दिख रहा है यहाँ जहां मेरा कर्सर है, ये खाली भाग है, ये बोमन स्पेस कहलाएगा। बाकी ये पेराइटल लेयर है, पोडोसाइट है, उन सभी के बीच में एक स्पेस दिख रहा है आपको, ये बोमन स्पेस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। बोमन कैप्सूल का प्राथमिक कार्य ग्लोमेरुलस द्वारा उत्पादित फिल्ट्रेट को इकट्ठा करना है, ठीक। तीसरा है, इसमें एक पार्ट आता है, इसी के अंदर हम देखेंगे, रीनल कार्पस्कल के अंदर एक है फिल्ट्रेशन बैरियर। तो रीनल कार्पस्कल जो है फिल्ट्रेशन बैरियर में तीन जो है परतों से मिलके ये बना रहता है। एक तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हो गई, जिनसे ब्लड आता है और जाता है। दूसरी है फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स। फिर है जो है इसके बाद बेसमेंट लेयर, जो कि पोडोसाइट के माध्यम से, फिल्ट्रेशन स्लिट्स के माध्यम से ये जो है फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ये जो लेयर है एक फिल्ट्रेशन लेयर है, जो कि जरूरी चीजों को जो है शरीर से बाहर जाने का रोकने का काम करती है। तो यह जो लेयर का काम क्या है कि चुनिंदा रूप से छोटे अणु रहते हैं उनको गुजरने की अनुमति देती है, और जबकि प्रोटीन और ब्लड वेसल जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जैसे बड़े अणुओं को गुजरने से ये रोकता है। फिल्ट्रेशन बैरियर यह सुनिश्चित करता है कि केवल वे ही पदार्थ जिन्हें रक्त से फिल्टर करने की आवश्यकता होती है उन्हें गुर्दे की नलिकाओं में जाने दिया जाता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस, रीनल कार्पस्कल में फिल्ट्रेशन जो है ग्लोमेरुलर कोशिकाओं के बीच में हाइड्रोस्टैटिक दबाव द्वारा संचालित होता है। अभी जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से जब ब्लड आएगा तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, वो प्रेशर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, और उस प्रेशर के थ्रू जो है जो शरीर के खराब तत्व जो हैं, छोटे तत्व जो हैं, वो बाहर निकल जाएंगे और बाकी बड़े तत्व जो हैं रह जाएंगे, वो आगे ब्लड में ही रहेंगे, वो जो कि शरीर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जिसके द्वारा ये प्रोसेस होती है। ब्लड प्रेशर या रक्तचाप जो है बॉडी फ्लूइड और जो उसको ब्लड को ग्लोमेरुलर की जो भी आर्टरीज हैं या उनसे कोशिकाओं से बाहर और बोमन कैप्सूल के भाग में लेके जाता है, और फिर बोमन कैप्सूल जो है उस फिल्ट्रेट को इकट्ठा करके आगे जो है जो भी टिब्यूल्स हैं उनमें जो है भेज देता है। इसी का एक पार्ट है जो बहुत सुनने में आता है, आपने भी सुना होगा, जीएफआर। जीएफआर का पूरा नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि किस दर से फिल्ट्रेशन हो रहा है। थोड़ा इसके बारे में हम समझेंगे। जिस दर पर ग्लोमेरुलस के माध्यम से बोमन स्पेस में लिक्विड फ्लूइड को फिल्टर किया जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के रूप में जाना जाता है।
ये किडनी के कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जिसके लिए डॉक्टर लोग चेक करते हैं इसको। यह जो है रक्तचाप, रक्त की मात्रा और एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स के कॉन्स्ट्रक्शन एंड डायलेशन जैसे कारकों से ये प्रभावित होता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसके लिए बकायदा एक कैलकुलेटर होता है जिससे आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट निकाल सकते हैं। उसके लिए आप इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं GFR कैलकुलेटर, वो आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप जो है देख सकते हैं। तो संक्षेप में देखा जाए तो रीनल कार्पस्कल गुर्दे में प्रारंभिक रक्त का फिल्ट्रेशन का जगह है। इसमें जो है ग्लोमेरुलस होता है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है, और बोमन कैप्सूल जो फिल्ट्रेट को एकत्रित करता है। और फिल्ट्रेशन बैरियर जो है वह यह सुनिश्चित करता है कि केवल उन्हीं चीजों को बाहर निकाला जाए जो कि शरीर के लिए हानिकारक है, और जो जरूरी चीजें उनको शरीर में बरकरार रखा जाए। रीनल कार्पस्कल फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने के लिए और यूरिन के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। अभी हम पढ़ेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल्स। एफरेंट आर्ट्रियोल्स के बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एफरेंट आर्ट्रियोल एक छोटी रक्तवाहिका है जो कि ग्लोमेरुलस को रक्त की आपूर्ति करती है। जो कार्पस्कल ऑफ द किडनी यानी कि रीनल कार्पस्कल के अंदर जो है आगे जाके एक सूक्ष्म रक्त नलिकाओं का एक गुच्छा बनाती है, जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर ये गुच्छा बनाती है। तो ये जो है एफरेंट आर्ट्रियोल है। अब ये कैसे डिवाइड होते हैं, तो जैसे रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी जो है एब्डोमिनल आयोटा से एक सेगमेंट निकल जाता है, एक ब्रांच निकलती है रीनल आर्टरी जो कि किडनी को रक्त आपूर्ति का काम करती है। तो रीनल आर्टरी आगे जाके 2-3 भागों में बढ़ जाएगी, तो वो हो जाएगी सेगमेंटल आर्टरी, फिर इंटरलोबर आर्टरी, फिर आर्कुएट आर्टरी, फिर इंटरलोबुलर आर्टरी, और फिर जो है ये आगे जाके फिर यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर हो जाएगी, और यहाँ से रक्त का फिल्ट्रेशन के बाद फिर ये एफरेंट आर्ट्रियोल, अब ये आगे जाके फिर ये वेन के थ्रू फिल्टर होके आगे की पूरी प्रोसेस करने के बाद फिर ये वेना कावा में आगे जाके जुड़ेगी है। तो यही सेम प्रोसेस जब उसके साथ होगी तो इंटरलोबुलर वेन, आर्कुएट वेन, इंटरलोबर वेन, फिर रीनल वेन, रीनल वेन से फिर वेना कावा जहां भी उसको जुड़ना है। तो ये एक प्रोसेस है। एफरेंट आर्ट्रियोल जैसा जो भी मैंने आपको समझाया है, अभी थोड़ा उसको डिटेल में आपको बताता हूँ। एफरेंट आर्ट्रियोल एक जो है बड़ी आर्टरी से निकलते हैं जिसे इंटरलोबुलर आर्टरीज कहा जाता है, और अपेक्षाकृत उच्च दबाव के तहत जो है ग्लोमेरुलस में रक्त पहुंचता है। यह उच्च दबाव ग्लोमेरुलस में होने वाली फिल्टरिंग प्रोसेस के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ पर प्रॉपर प्रेशर नहीं होगा, अगर रक्त का दबाव प्रॉपर नहीं हुआ, तो वहाँ फिल्ट्रेशन की प्रोसेस ठीक ढंग से नहीं होगी। तो अगर दबाव जो है कम हुआ तो भी प्रॉब्लम है, और अगर दबाव बढ़ जाए तो जो ग्लोमेरुलस है वो डैमेज हो सकता है, उस एरिया में जो है सेल्स डैमेज हो सकती हैं। तो दोनों ही खतरनाक हैं कि अगर वहां पर कम दबाव रहेगा तब भी फिल्ट्रेशन नहीं होगा, और ज्यादा दबाव रहेगा तो वहां पर सेल टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक बार जब रक्त ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो जाता है तो फिल्ट्रेट रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रवेश करता है। रीनल ट्यूब्यूल्स जो मैंने आपको बताया, पीसीटी है, डीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, कलेक्टिंग डक्ट, ये सभी रीनल ट्यूब्यूल्स में आते हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल्स में ये प्रवेश करता है जहां शरीर के बॉडी फ्लूइड की प्रोसेसिंग और रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है। एक तो प्रोसेसिंग होगी उसकी, और फिर उसमें से जो जरूरी चीज बाहर निकल गई है उनको दोबारा फिर जो है रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ग्लोमेरुलस से गुजरने के बाद रक्त जो है इफरेंट आर्ट्रियोल के माध्यम से वुमन कैप्सूल से बाहर निकलता है, जो फिर रीनल ट्यूब्यूल्स और आसपास मौजूद पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज
की ओर जाता है, ये भी इसी की ब्रांचेस रहती है। एफरेंट आर्ट्रियोल्स यानी कि ब्लड लाने वाली, तो एफरेंट आर्ट्रियोल्स के माध्यम से रक्त प्रवाह का ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट है उसको नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये, और अंततः शरीर में उचित द्रव और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में ये हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है रीनल कार्पस्कल। ये सभी चीजें जो हमने अभी पढ़ी ये रीनल कार्पस्कल के अंतर्गत आती है। अब हम पढ़ेंगे बोमन कैप्सूल, इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। बोमन कैप्सूल जिसे ग्लोमेरुलर कैप्सूल के रूप में भी जाना जाता है, ये गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, मतलब मेन काम यहीं पर होता है, और ये नेफ्रॉन के भीतर एक महत्वपूर्ण रचना है। यह रीनल ट्यूब्यूल्स की शुरुआत में स्थित होता है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग फेज है ये, रीनल ट्यूब्यूल्स के स्टार्टिंग एरिया में ही ये मौजूद है बोमन कैप्सूल, और यह यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है। बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस को घेरता है, ये कैप्सूल है और इसमें यहाँ पर जो है आर्टरीज वगैरह रहती है तो उसको ये कवर करता है, ठीक है। जहां पर क्या होता है, कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है। इसके लिए मैं आपको इमेज, ठीक है, ये जो है बोमन कैप्सूल है, इसमें ये सारी चीजें कलेक्टेड रहती हैं। तो एक गुच्छा है जहां पर रक्त के फिल्ट्रेशन का काम होता है। बोमन कैप्सूल में दो तरह की लेयर होती हैं, एक होती है पेराइटल लेयर, दूसरी होती है विस्सेरल लेयर। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये तो हो गई पेराइटल लेयर, ठीक है, और ये दूसरी है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विस्सेरल लेयर और पोडोसाइट और पेडिकल्स। तो ये दो तरह की लेयर, एक तो सेल्स की लेयर बन जाएगी और दूसरा ये पेराइटल लेयर, इसमें अलग अलग जगह पे कोशिकाएं, तो वो जो सेल्स हैं उन्हीं से मिलकर ये लेयर बनती है। तो एक हो गई पेराइटल लेयर, और विस्सेरल लेयर किससे मिलके बन रही है, पोडोसाइट और पेडिकल से मिलके बनती है ना, ये ध्यान देने वाली बात। तो दो तरह की लेयर हैं, जब भी ब्लड फिल्टर होके आएगा तो सबसे पहले किससे, पोडोसाइट और पेडिकल से होते हुए फिल्टर होगा, उसके बाद फिर सेकंड लेयर में पेराइटल लेयर में जाएगा, यहाँ से भी फिल्ट्रेट होकर फिर ये आगे पीसीटी में जाएगा। तो अभी हम पेराइटल लेयर फर्स्ट लेयर है, तो बोमन कैप्सूल की बाहरी परत को पेराइटल लेयर के रूप में जाना जाता है। यह सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना है और कैप्सूल की बाहरी दीवार बनाने में मुख्य रूप से स्ट्रक्चरल रोल है, ठीक है। स्ट्रक्चरल रोल मींस ये जो कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ये पेराइटल लेयर के द्वारा ही डिसाइड होगा, है ना। नहीं तो ये क्या है, कोई भी कैप्सूल हो सकता है वो पिचक जाए या मतलब उसमें डिफेक्ट आ जाए, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ना हो, तो उसके लिए ये पेराइटल लेयर काम करती है, ठीक है। दूसरी है विस्सेरल लेयर। बोमन कैप्सूल की आंतरिक परत को विस्सेरल लेयर कहा जाता है। यह परत स्पेशलाइज्ड सेल से बनी होती है जिन्हें हम पोडोसाइट कहते हैं, और जिनमें यूनिक फुट लाइक रचनाएं होती हैं जिन्हें हम पेडिकल्स कहते हैं। ये पेडिकल्स ग्लोमेरुलस की जो ब्लड वेसल्स वहां पर होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, तो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज के चारों ओर उनको रैप करके रखती, लपेट देती हैं, वहां पर सभी जगह कवर करके रखेंगी, और वहां से जैसे जो भी फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेट निकलेगा, वहां फिल्ट्रेशन स्लिट रक्त से जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और आयनों को जो है आगे रीनल ट्यूब्यूल्स में भेज देगी, और जो प्रोटीन और इम्पोर्टेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और भी कई तरह की चीजें हैं उनको जो है फिल्टर होने से रोकने का काम करेगी। तो क्या है, इसको समझने के लिए जैसे कोई लेयर है, जैसे मान लीजिए ये कोई आर्ट्रियोल्स है, उसके ऊपर ये पूरा रैप करके रखेगी, और वहां से जो जरूरी चीजें हैं उनको वहीं रोक देगी, और जो खराब चीजें उनको अपने अंदर लेगी। तो पहले ये पोडोसाइट
और पेडिकल्स, ये जो है वहां से फिल्ट्रेशन का काम करेंगे और फिर आगे जो है विसेरल सॉरी अगली लेयर के माध्यम से ये होते हुए रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रवेश करेगा। बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर रीनल कार्पस्कल का निर्माण करते हैं, जो कि गुर्दे में ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जैसे ही ब्लड प्रेशर के साथ ये ब्लड गुजरता है तो पानी, आयंस और छोटे अणु रक्त से फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल के ल्यूमेन में आ जाते हैं। ये एरिया है ल्यूमेन, जो है कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पर आगे का जो एरिया है वो ल्यूमेन कहलाएगा। तो ये ल्यूमेन के एरिया में आ जाएगा और यह फिल्ट्रेट यानी कि फिल्टर होने के बाद जो बनने वाला प्रोडक्ट है, जिसे हम यूरिन कहते हैं, ये फिल्ट्रेट कहलाएगा, है ना। तो यह फिल्ट्रेट फिर जो है रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रवेश करता है, जहां से यह यूरिन फॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बोमन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन साइट के रूप में ये काम करता है, जिससे कि वेस्ट मटेरियल को हटाना और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट और बॉडी फ्लूइड बैलेंस का काम करने 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 करता है ये, है ना। तो ये हमने देखा बोमन कैप्सूल। अभी हम देखेंगे ग्लोमेरुलस। एक किडनी में कई सारे ग्लोमेरुलस हो सकते हैं, तो अगर हमें सिंगल उसका एक वचन में बोल तो ग्लोमेरुली उसको बोला जाता है। ग्लोमेरुलस मतलब बहुत सारे, ग्लोमेरुली मतलब एक। तो गुर्दे के भीतर विशेष तरह की संरचनाएं होती हैं, जो कि गुर्दे की जो सिस्टम है उसमें फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रत्येक किडनी में हजारों ग्लोमेरुली होते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स के छोटे छोटे समूह होते हैं, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। जो हमने अभी देखा था एक गुच्छा है, ठीक है। कैपिलरीज का एक गुच्छा जो कि ब्लड को फिल्टर करने का एरिया है वो। तो ग्लोमेरुली का जो है प्राइमरी जो काम है रक्त को फिल्टर करना और पानी में ग्लूकोज और आयन जैसे आवश्यक तत्वों को बनाए रखते हुए और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है। तो यह फिल्ट्रेशन की और यूरिन फॉर्मेशन की प्राइमरी स्टेज है। ग्लोमेरुलस की संरचना में बोमन कैप्सूल नामक जो लेयर है, देखा जाए तो झिल्ली के भीतर बंद छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क है। जो मैंने बोला था कि यह जो है एक नेटवर्क फॉर्म करेगा या गुच्छा है, ये छोटी छोटी धमनियों का एक गुच्छा कहलाएगा, आर्टरीज का एक गुच्छा कहलाएगा, जिन्हें हम एफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। जहां से धमनियों से ब्लड होते हुए आर्टरीज से ब्लड होती हुई जो आएगा वो एफरेंट आर्ट्रियोल के माध्यम से आता है। ग्लोमेरुलस के भीतर ब्लड प्रेशर, बॉडी फ्लूइड और घुले हुए पदार्थों को रक्त वाहिकाओं से जो बाहर निकालता है और बोमन कैप्सूल में भेजता है। बाहर जो जाएगा वो एफरेंट आर्ट्रियोल के तरफ जाएगा, ठीक है। और जो यूरिन के फॉर्म में जो निकलेगा वो फिल्ट्रेट कहलाएगा, ठीक है। यह फिल्ट्रेट जो है नेफ्रॉन के भीतर रीनल ट्यूब्यूल्स की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ेगा। यहाँ आगे की प्रक्रिया जो होती है, जिसमें कि एक तो सिक्रेशन और वेस्ट पदार्थों का सिक्रेशन होगा और रीएब्जॉर्प्शन भी होगा, ठीक है। और अंततः ये प्रोसेस्ड फिल्ट्रेट जो है यूरिन बन जाता है, जिसे कि रीनल पेल्विस में एकत्र किया जाता है और फिर जो है यूरेटर के थ्रू होते हुए यह जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और फिर यूरेथ्रा के माध्यम से ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्लोमेरुली जो है गुर्दे प्रणाली के बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो शारीरिक जो भी बॉडी फ्लूइड है उनको उनकी संरचना को बैलेंस करना या बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करना, कंट्रोल करना और इंटरनल एटमॉस्फेयर को बनाने का काम करते हैं। अगर ग्लोमेरुली में किसी तरह का डिसफंक्शन हो जाए तो ये जो है किडनी के रोगों में एक कारण बनता है। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा देखने को मिलता है किडनी की कि जैसे नेक्रोसिस हो जाना या स्क्लेरोसिस हो जाना, तो ये सेल्स जो है खत्म होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। पता चले कि ये पूरा का पूरा जो है रीनल कार्पस्कली डैमेज हो गया या ग्लोमेरुलस डैमेज हो गया। तो अगर जब ये डैमेज होना शुरू हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन जो है वो नहीं होगा,
किडनी का खत्म होने से मीनिंग क्या है, जो हम बोलते हैं भाई किडनी फेलियर हो गया, तो फेलियर होने का मीनिंग यही है कि किडनी के जो ग्लोमेरुली हैं ये फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलने चाहिए थे, यूरिया है, अमोनिया है, ठीक है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है शरीर से वो बाहर पीसीटी के माध्यम से आगे निकल जाना चाहिए था, पर ये जब छोटे छोटे बोमन कैप्सूल हैं, ग्लोमेरुली हैं, ये जब डैमेज हो जाएंगे तो ये फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर पाएगा, और जो है फिर धीरे धीरे ये पहले एक हुआ, फिर दो हुआ, ऐसे जब मल्टीपल, क्योंकि एक किडनी में 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, तो अब मान लो 5 लाख डैमेज हो गए तो उसका आधा काम हो गया, आधा जो है वो डैमेज हो गई और आधा काम कर रहा है किडनी का आधा एरिया। तो इस तरीके से किडनी धीरे धीरे डैमेज होती है। तो ये डैमेज, अगर यहाँ पर ये सेल डैमेज हो जाए, पोडोसाइट है, पेडिकल्स है, ये लेयर अगर वीक हो जाए तो इससे क्या होगा, जैसे ये लेयर वीक हो गई तो जो है शरीर के इंपॉर्टेंट प्रोटीन भी बाहर निकलने लगेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ये लूज होती है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसे हम बोलते हैं ना, शरीर में एसिड बढ़ जाने से, तो एसिड बढ़ जाने से हमारे मसल ही लूज नहीं होते, हमारी जो सेल, यहाँ पर जो लेयर हैं, सेल हैं, है ना, सेल के मसल्स हैं, स्मूथ टिश्यूज हैं, वो सब भी लूज होते हैं। तो इसीलिए किडनी डैमेज होती है कि भाई यहाँ पर अगर किसी तरह की खराबी आ जाए, इन्फेक्शन आ जाए, उस वजह से आगे ये डैमेज होना शुरू हो जाती है, या लाइफ स्टाइल में कुछ गलत आप चीज़ें खाने लगे जिससे किडनी पे एक्स्ट्रा इफेक्ट गिरने लगे। आगे बढ़ते हैं, तो हमने एफरेंट आर्ट्रियोल्स देख लिया है, अब हम थोड़ा सा समझेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल्स। उसका थोड़ी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, बाकी अभी हम थोड़ा डिटेल में उसको समझेंगे। एफरेंट आर्ट्रियोल एक छोटी रक्तवाहिका है जो कि गुर्दे के भीतर ग्लोमेरुलस से निकलती, यानी कि अब जो ये जो काम करेगी वो ग्लोमेरुलस से आगे निकल के जाएगी, ठीक है। ग्लोमेरुलस में आने वाली जो है वो एफरेंट है, और ग्लोमेरुलस से जाने वाली इफरेंट है। यह ग्लोमेरुलस से रक्त को दूर ले जाती है और रीनल सिस्टम में ब्लड प्रेशर और फिल्ट्रेशन के रेगुलेशन एंड कंट्रोलिंग सिस्टम के रूप में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ इसके कार्य देखते हैं, जो जरूरी कार्य हैं वो हम देखेंगे। एक तो है ब्लड सप्लाई को रेगुलेट करना। डिफरेंट आर्ट्रियोल्स ग्लोमेरुलस से रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती हैं, कंट्रोलिंग द रेजिस्टेंस टू फ्लो टू ब्लड फ्लो, मतलब यह रक्त प्रवाह के जो रेजिस्टेंस है उसको कंट्रोल करने का काम भी करती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी ये प्रभावित करता है कि वह जिस दर से बॉडी फ्लूइड को फिल्ट्रेट कर रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो एक तो फिल्टर करना, फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट को आगे भेजना, यह सब काम जो है रीनल ट्यूब्यूल्स में किए जाते हैं। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक दबाव, जो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेशर के साथ जो है ब्लड एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ निकल जाएगा। एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट की बात हो रही है यानी कि आने वाला। एफरेंट आर्ट्रियोल से उनका क्या है, व्यास जो है बहुत छोटा होता है। व्यास मीन्स क्या हो गया उनका, उसको समझे तो जैसे ये देखिए, जैसे मान लो जी ये उसका व्यास है, ये छोटा, ये और छोटा हो गया, ये कैपिलरीज का हो गया। आर्टरी का समझ लीजिए इस तरीके से बड़ा व्यास है, तो आर्टरी उसका बहुत छोटा होगा। जब छोटा होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे आप कभी पानी देते हैं पेड़ पौधों में, कई बार आप जो है उस पाइप को दबा देते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो और तेजी से दूर तक पानी को फेंकता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के माध्यम से जो है ब्लड फिल्टर होता है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल्स के माध्यम से ब्लड प्रेशर वहां पर क्रिएट होता है, और फिर ये वहां से छानने के बाद आगे एफरेंट आर्ट्रियोल्स के माध्यम से निकल जाता है। तो ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिर है ट्यूबियोग्लोमेरुलर फीडबैक सिस्टम, फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल जो है एक फीडबैक तंत्र में शामिल होते हैं, जिसे ट्यूबोग्लो एक मिनट ट्यूब्यूलोग्लोमेरुलर फीडबैक कहा जाता है, जिसमें कि डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स
इसके अंदर मैकुला डेंसा सेल होती हैं, डिस्टल कन्वर्टेड टिब्यूल्स। मैकुला डेंसा सेल्स में कुछ विशिष्ट ये कोशिकाएं हैं जो कि इन टिब्यूल्स के आसपास मौजूद रहती हैं, जो कि बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने का काम करती हैं, और शरीर में कुछ रीएब्जॉर्ब करना है, कुछ एक्स्ट्रा आयंस को भेजना है, तो ये काम करती हैं। कौन? मैकुला डेंसा सेल्स। और जीएफआर को रेगुलेट करने का काम भी यहाँ पर होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एफरेंट आर्ट्रियोल जो है एक रीनल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और शरीर से जो है खराब मटेरियल्स को बाहर निकालना। जीएफआर के बारे में हम समझेंगे कि जीएफआर क्या होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किडनी के कार्य का एक महत्वपूर्ण माप है। यह उस दर को संदर्भित करता है जिस पर ग्लोमेरुली के माध्यम से तरल पदार्थ को फिल्टर किया जाता है, यानी कि कितना पदार्थ फिल्टर हुआ और कितना बाहर निकला, है ना, ये उसकी दर तय होगी। यानी कि शरीर में बॉडी फ्लूइड कितना आपने लिया और फिर कितना यूरिन फॉर्म हुआ। इसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं सॉरी पैरामीटर होते हैं जिनको देखकर ही ये तय किया जाता है कि किसी का जीएफआर रेट कम है या ज्यादा है। तो इसके कुछ मुख्य बिंदु जो है इस प्रकार हैं। एक तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ग्लोमेरुली फिल्टर के रूप में कार्य करता है, जो पानी, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज जैसे छोटे अणुओं और यूरिया और क्रेटिनाइन जैसे अपशिष्ट उत्पादों को गुर्दे की नलिकाओं में जाने की अनुमति देता है। ग्लोमेरुलस में बनने वाले फिल्ट्रेट ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें शरीर को या तो बनाए रखने या उनको बाहर रखने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक शब्द आया क्रेटिनाइन। क्रेटिनाइन जो है ये प्रोटीन की प्रोसेस के बाद एक वेस्ट मटेरियल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, जो कि शरीर के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है। मेजरमेंट क्या है? जीएफआर आमतौर पर मिलीलीटर पर मिनट में मापा जाता है। यह समय की प्रति इकाई ग्लूमेरुली से रीनल ट्यूब्यूल्स में फिल्टर किए गए द्रव की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। जीएफआर को किडनी की प्रणाली के सबसे अच्छे संकेतकों में से माना जाता है। जब भी आप कोई पेशेंट किडनी से रिलेटेड देखेंगे तो उसका डॉक्टर लोग जरूरी तरीके से जो है जीएफआर निकालते हैं। और जीएफआर निकालना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो जीएफआर का उपयोग जो है प्रोफेशनल्स के थ्रू किया जाता है, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, है ना, उनके द्वारा ये किया जाता है। जीएफआर कम या ज्यादा कब हो सकता है? इसके कई कारक हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर और उसमें कितने रक्त की मात्रा आ रही है, किडनीज के अंदर कितने तरीके से जो है क्षति है या किसी तरीके से डैमेज है, या उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं हो रहा है, या किसी मेडिसिन से, डायबिटीज से, हाई बीपी से, इसके माध्यम से इस ये जो है कम या ज्यादा हो सकता है। अगर ज्यादा डैमेज होगा तो स्वाभाविक है जीएफआर रेट कम हो जाएगा। जीएफआर का अनुमान लगाने के लिए आदमी की जेंडर है, एज है ना, ये सब चीजें मायने रखती हैं। फिर उसकी जो डाइट है उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट एंड रीनल डिजीज उसका देखा जाता है कि क्या इसके खाने में क्या क्या चीजें हैं जिनसे ये जीएफआर रेट कम या ज्यादा होता है। और इसी तरह से अगर जीएफआर रेट कम होता है, किडनी ज्यादा डैमेज होती है, तो फिर वो जो है आगे डायलिसिस के लिए पेशेंट को रेफर किया जाता है। तो वो आप जो है इंटरनेट पर अब जीएफआर कैलकुलेटर देखिए, उसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनको आप डालेंगे और डालने से आपको जीएफआर रेट मिल जाएगा। यहाँ पर एक शब्द आया डायलिसिस, तो मैं आपको एक डायलिसिस की पिक्चर दिखाता हूँ जिससे थोड़ा समझ में आएगा कि होता क्या है डायलिसिस में। थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे।
देखिए आपके सामने एक पिक्चर है। हाँ, यहाँ पर देखें, यहाँ कर्सर है, ये पेशेंट है। तो एक तरफ से ब्लड आएगा, पेशेंट के यहाँ से ब्लड लिया जाएगा, उसको फिल्टर करेंगे, यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये प्रोसेस है, यहाँ से देखिए। वेन्स के थ्रू ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड है, उसमें मटेरियल है, तो यहाँ से उसकी क्लीनिंग होगी। ठीक है, ये मॉनिटर है। फिर ये डायलाइजर है, जिसमें ये आगे वेस्ट चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, और फिर ये आगे यहाँ से फिर से शुद्ध होकर ये ब्लड जो है पेशेंट की बॉडी में चला जाएगा। तो ये कई बार फिल्टर किया जाता है। और ये किनको जरूरत पड़ती है इसकी? ऐसे लोगों जिनका क्रेटिनाइन जो है 7 है, 5 है, उसके ऊपर चला जाता है, तो किडनी डैमेज ना हो ज़्यादा। तो क्योंकि किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही, इसलिए एक बाहरी तरीका ये साइंस ने डेवलप किया है कि जिसके माध्यम से भाई आपको फिल्टर करके आपके ब्लड में वो चीज़ों को निकाल दिया जाता है। पर बॉडी तो जो है वेस्ट मटेरियल बनाती जा रही है, तो बॉडी बनाती जाएगी, ये कब तक चलेगा? तो इसीलिए सबसे जरूरी चीज़ है कि पेशेंट की अगर किडनी ठीक हो तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, डायलिसिस करने के दौरान क्या होता है, शरीर से खराब चीजें तो बाहर निकलती है, जैसे यूरिया है, क्रिएटिनाइन वगैरह है, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन भी निकल जाते हैं। इसीलिए अक्सर ऐसा देखा गया है कि डायलिसिस करने के बाद पेशेंट की हालत बहुत जो है थोड़ी सी डाउन हो जाती है, वो वीक है, उसको बुखार जैसा भी लगता है, बहुत थका हुआ इस तरीके से, क्योंकि शरीर के इम्पोर्टेंट जो है तत्व बाहर, इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाते हैं इस वजह से। अच्छा, हैवी मील्स ये ले नहीं सकता है, क्योंकि पहले ही इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और बाकी चीज़ें कमज़ोर रहती हैं, जिस वजह से जो है इसको हमेशा एक खास तरह की कमजोरी ये बनी रहेगी इसको। तो ये एक डायलिसिस का सिस्टम है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड लिया जाएगा, उसको प्योर करेंगे, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, फिर जो डायलाइजर के माध्यम से दोबारा जो है इसको शुद्ध करके फिर पेशेंट के बॉडी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और ये प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है, बहुत ब्लड प्रेशर जो है एकदम काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जहाँ पर थे। आपके सामने एक नेफ्रॉन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, पिक्चर में आप देखते रहें, बाकी मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता जाऊँगा। नेफ्रॉन में हमारी किडनी के अंदर दो तरह के नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, है ना। इनके हम थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे, तो ये इनका काम क्या है, कैसे कार्य करते हैं। तो पहला हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन पिक्चर में आपको शायद समझ में आएगा। हाँ, ये इमेज में आप देखिए, ये इसमें भी है, और दूसरा एक और दिखेगा आपको, वर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक, तो ये जो ऊपर का जो हिस्सा है, ये कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स के हिस्से में जो नेफ्रॉन मौजूद होंगे वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाएंगे। और रीनल मेडुला के अंदर जो नेफ्रॉन का हिस्सा मौजूद होगा या जो भी नेफ्रॉन मौजूद होंगे उनको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाएगा।
तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन किडनी में पाए जाने वाले दो प्रकार के नेफ्रॉन में से एक है, दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। दोनों का काम सेम ही है, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना। ये कहाँ पर होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये रीनल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं और ये मानव गुर्दे में नेफ्रॉन का 85 से 90% हिस्सा जो है इनसे बना हुआ होता है। कितना, 85 से 90%, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। किडनी के अंदर इनकी स्थिति क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो है रीनल ट्यूब्यूल्स जो है, तो एफरेंट आर्ट्रियोल्स का जो गुच्छा है वो रीनल कॉर्टेक्स के बाहरी किनारे के पास और गुर्दे की सतह के करीब स्थित होता है, जो कि यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम और जो है फिल्ट्रेट बनाने का काम करता है। इनके हेनले के जो लूप है उसकी लंबाई कम होती है इसके कॉर्टिकल नेफ्रॉन की। इमेज में हम देख सकते हैं कि इनका जो यहाँ पर होगा, इसके लूप जो है छोटे रहेंगे यहाँ पर जो मौजूद है। जैसे आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर दोनों ही एग्जाम्पल है इमेज में। ये हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, मेरा कर्सर जहां पर है आप वहां ध्यान दें। ये छोटा वाला एक नेफ्रॉन है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गया, और ये लॉन्ग जो साइज है ये हो गया जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। पर ज्यादा मात्रा में ये जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो कि रीनल कॉर्टेक्स यानी कि ऊपरी हिस्से से इसका ऊपरी हिस्से में ज्यादा इसकी मात्रा पाई जाती है। और ये पूरी किडनी का 85 से 90% हिस्सा इन्हीं से बना है। कौन से, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन से बना है। तो इसका लूप ऑफ हेनले आप देखें ये छोटा है, ठीक है। जक्स्टामेडुलरी का हम यहीं पे एक्सप्लेन कर दें तो इसका जो है लूप ऑफ हेनले बड़ा है। अच्छा, ये रीनल कॉर्टेक्स के नजदीक है, ये रीनल मेडुला के नजदीक है, यानी कि ये रीनल मेडुला में है, ठीक है। इसकी कलेक्टिंग डक्ट छोटी होगी, इसकी जो है कलेक्टिंग डक्ट लंबी होगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको, क्योंकि आगे भी जो है हम जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में जब पढ़ेंगे तो यही डिटेल उसमें आने वाली, ठीक है। थोड़ा कंप्लीट करते हैं। तो इसमें हेनले के लूप की लंबाई छोटी होगी, ठीक है। फंक्शन इसका क्या, सेम वही है कि बॉडी से फिल्ट्रेशन करना और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, ये सारी चीजें, ब्लड ग्लूकोज, आयन और सब चीजों को मेंटेन करना। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होती हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो है ये रीनल ट्यूब्यूल्स के आसपास ये मौजूद होती हैं, जो कि रीनल ट्यूब्यूल्स को ब्लड सप्लाई देने का काम करती हैं। उन्हीं के थ्रू जो है रीअब्जॉर्ब जब होगा ना, तो ब्लड के जो भी आयंस है, कुछ जो जरूरी चीजें हैं, वो जब रीअब्जॉर्ब होंगे तो ये इन्हीं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के माध्यम से रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी और रक्त में दोबारा वापस डाल दिया जाएगा जो जरूरी चीजें। रक्त की आपूर्ति जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन को जो ब्लड मिलता है वो कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज के माध्यम से इनको मिलता है, और इसमें जो इंटरलोबुलर आर्टरीज निकलती हैं उनके माध्यम से इसको मिलता है। तो ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल से गुजरने के बाद ब्लड जो है कॉर्टिकल रेडिएट वेन्स के थ्रू फिर ये आगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा ये देखिए, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। तो जैसे ये इनमें चला गया, ये यहाँ से ना, ये आप देखें आर्टरीज है, फिर ये वेन्स के होते हुए ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा। ये देखिए, ये रीनल वेन में आ गया, यहाँ से किडनी के यहाँ रीनल आर्टरी से गया, फिल्ट्रेशन हुआ, फिर रीनल वेन के थ्रू ये फिर चला जाएगा आपके हार्ट में, और फिर हार्ट से चला जाएगा लंग्स में, लंग्स में फिर यहाँ पे ऑक्सीजन भरी जाएगी, और फिर ये ऑक्सीजन होते हुए फिर आयोटा के माध्यम से जो है पूरे शरीर में ये चला जाएगा। तो ये एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है कि आपकी बॉडी में एक साइकिल के फॉर्म में ये ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आगे जुड़ जाता है। तो अगर हम संक्षेप में समझें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है गुर्दे में मुख्य प्रकार के नेफ्रॉन है जो कि रीनल कॉर्टेक्स में होते हैं, और ये शरीर के कंप्लीट होमियोस्टेसिस को बनाए रखने के लिए ब्लड को फिल्टर करने और आवश्यक चीजों को रीएब्जॉर्ब करने और जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाते हैं। इसके बाद पीसीटी है, डीसीटी है, और फिर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। तो ये हम, और फिर लूपा फेनले है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। रीनल फैट पैड है, बेसारेक्टा है। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी टाइम हो गया है क्लास के एंडिंग का, क्योंकि क्लास काफ़ी डिटेल्ड है, इसीलिए हम जो है इसको सेगमेंट में धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। तो आगे जो है हम पीसीटी के बारे में देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। एक बार ये नेफ्रॉन का काम हो जाएगा तो फिर हम किडनी की कुछ बीमारियां लेना शुरू करेंगे। किसी का कोई सवाल हो तो हम अभी ले सकते हैं, एक कुछ सवालों को लेके फिर हम जो है आगे क्लास को एंड करेंगे। हेलो हाँ जी, मानवी जी बोलिए। सर, सवाल पूछने के लिए ना उससे पहले हमें खुद को इसको एक बार अच्छे से रीड आउट करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको जब इतना नोट्स मिलेंगे तो बहुत आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी सर, एक्चुअली क्या बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ना इनके। तो जब जी तक सर खुद से वापस पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक सवाल आएंगे नहीं। जी, मेरा ऐसा मानना है सर। बिल्कुल सही। बाकी आपने बहुत डीपली पढ़ाया सर, लाइक ऐसा लग रहा है किडनी का पार्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। जी जी जी, खुद नहीं से इसीलिए पढ़ेंगे सर। हाँ जितनी पढ़ेंगे ना उतना ही हम अच्छे से बीमारियों को ठीक भी कर पाएंगे। हाँ जी सर। तो ना इसको जब तक खुद से पढ़ेंगे ना सर, तब नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो हम आपसे सवाल करेंगे, है ना सर। थैंक अपने यू। क्वेश्चन लिख के रखें और बाद में फिर जो है हम जब भी सेशन रखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर का क्लास के हाँ बाद, तो जी आप सर। पूछ सकते हैं। हाँ जी सर। आप हाँ अपने जी ग्रुप, सर। हमारा जो एजुकेशन ग्रुप है न्यूरोथेरेपी का, उसमें आप डाल सकते हैं। तो अगर पॉसिबल होगा तो हम उसमें आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन ग्रुप सर कौन सा है? आई थिंक उसमें शायद नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं, आप उसमें हैं, वही है। एजुकेशन एजुकेशन, और मैंने सुना हेजिटेशन। ओके सर। ओके, सॉरी सॉरी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अभी हम क्लास को जो है शुभकामना मंत्र के साथ फिनिश करेंगे। ये हमारे आश्रम में जब क्लासेस होती हैं तो विद्या आरंभम मंत्र से जो है क्लास स्टार्ट होती थी और शुभकामना मंत्र से खत्म होती थी। तो जब हम शुभकामना मंत्र करेंगे तो इसमें जो है पहले दो श्लोक में हाथों की हथेलियों को ऐसे करें, क्योंकि हम दूसरे इस पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जो तीसरा श्लोक आएगा उसमें हम अपने लिए कुछ परमात्मा से मांगते हैं। तो मैं बोलता जाता हूँ, बाकी आप अपने दोहरा सकते हैं। शुभकामना मंत्र। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गौ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अब हम हथेलियों को अपनी तरफ ऐसे मोड़ेंगे। ओम श्रद्धां मेधां यशा प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजा आयुष्यम आरोग्यम देहि मे हव्यवाहन। ओम शांति 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 ही। इसको अपनी ब्लेस कर सकते हैं। इसके बाद अब हम जो है क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एक्सक्यूज मी थैंक यू सर। सो मच सर जी। सर ये जो अभी आपने मंत्र बोले हैं ये प्लीज ग्रुप में आप सेंड कर देंगे क्या? हाँ जी हाँ जी, मैं ग्रुप में डाल प्लीज। दूंगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। थैंक यू सर। हाँ लिखे थे। बोल। हाँ, वेरी गुड सर, तो हटाए तो बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच। यहीं से ना।